A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nada, your social science teacher, and today we are going to start our new chapter of your geography book, chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. Okay, from the name of this chapter itself, you all are able to know that what we are going to study in this chapter. We talk about the natural vegetations. Vegetation. What is vegetation? Vegetation is plants, flowers, trees, different types of plants, flowers, trees which grow. ठीक है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप देखते हो प्लांट्स वेजिटेबल प्लांट्स हो गए ट्रीज हो गए एक्सेट्रा फ्लावर्स हो गए उनको हम वेजिटेशन बोलते हैं एंड वाइल्ड लाइफ खाली वाइल्ड लाइफ में खाली ओनली वाइल्ड एनिमल्स नहीं आएंगे हर टाइप का जो स्पीसीज है ठीक है छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके वेल तक ठीक है बिगेस्ट एनिमल तक जो है वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है तो हम इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सो वी ऑल ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज बुशेस ग्रीन्स ठीक है बर्ड्स एनिमल्स in the parks or in the safaris or you can say in our surroundings etc okay in our mm, um, around our school also we observe different types of bushes and different types of trees and different types of animals okay so uh, so all are what do you think all are like present everywhere ठीक है we are living in the desert area ठीक है तो क्या हिमालयन एरियाज में भी क्या हम वैसे ही वैसे ही प्लांट्स वैसे ही वेजिटेशंस को पाते हैं जैसे कि हमें डेजर्ट एरिया में मिल रहा है ठीक है या जैसे वाइल्ड लाइफ हो गई यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है क्या हम वो हिमालयन रीजन्स में भी हमें क्या वही वाइल्ड लाइफ मिल रही है नहीं ठीक है तो डिफरेंट वेरिएशंस है अकॉर्डिंग टू द लैंड फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स आपके क्या है डिफरेंट वेजिटेशंस ग्रो करती है डिफरेंट वाइल्ड लाइफ जो है ग्रो करती है सो in this chapter basically we are going to read about the variations in natural vegetation variations in wildlife according to their places and what are the what are the causes or what are the factors which which is responsible for these variations okay so basically two topics hai natural vegetation and wildlife so first of all in if we introduce this chapter so our country India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world ठीक है first of all what is biodiversity different types of animals and plants present in an area is known as biodiversity mega biodiversity मतलब largest mega means something which is very large or something which is in very much quantity that is basically known as mega ठीक है तो कहीं पे आप देखोगे 17 भी दिखाई देगा बट इन योर book it is mentioned it is 12 so India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं ठीक है उसमें इंडिया जो है 12th नंबर पे मतलब 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है अंडर 12 में आता है it has approximately 47,000 plant species मतलब प्लांट्स की अलग अलग स्पीसीज होते हैं ना अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं तो 47,000 जो प्लांट स्पीसीज हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं इंडिया की जो वर्ल्ड में अगर आप प्लेस देखो तो 10th प्लेस है इंडिया की ठीक है टोटल 47,000 प्लांट स्पीसीज मींस ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की जो रैंक आप देखते हो तो 10th प्लेस है कि 10th नंबर पे सबसे ज्यादा जो प्लांट स्पीसीज है इंडिया में पाए जाते हैं अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में इसकी जो पोजीशन है वो 4th है 5,000 flowering plants in India, which account for 6% in the total in the world's total number of flowering plants.
टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स इंडिया में कितने हैं? 5000 फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसमें से फ्लावर ग्रो करते हैं। और इन टोटल परसेंटेज कितनी है? 6%। वर्ल्ड की 6% जो है 6% ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में ग्रो करते हैं। ओनली 6% दिख रहा है, जिसमें देखो 5000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। Many non-flowering plants such as ferns, algae, fungi, etc. तो बहुत से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जो इंडिया में प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो फर्न्स हैं, फर्न्स क्या होता है? ये देखो, ये वाला विदाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, ये आपका फर्न्स हैं। ठीक है, आपने एक वेबसाइट का भी नाम सुना होगा, फर्न्स एंड पेटल्स। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें कोई फ्लावर ग्रो नहीं करता है, कोई फ्रूट ग्रो नहीं करता, ठीक है, उसको हम नॉर्मली फर्न्स बोलते हैं। एल्जाई, एल्जाई क्या होता है? आप कभी अगर आप रिवर के पास पास गए हो, या रिवर में गए हो, या ओशियन, ये सी भी गए हो, बीच भी गए हो, तो आप देखते हो नॉर्मली हम रिवर में देखने को मिलता है कि ग्रीन कलर के अलग से हम कुछ हाथ, मतलब ग्रीन कलर का कुछ ग्रो हो रहा होता है रिवर में, उसके आसपास जो स्टोन्स होते हैं उसमें वो ग्रीन कलर की लेयर जमने लग जाती है, हम देखते हैं ना, तो उसको हम एल्जाई बोलते हैं। समथिंग वो इस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो बहुत से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे फर्न्स हो गया, एल्जाई हो गया, फंगाई, ठीक है, फंगाई देखो ये इस टाइप का होता है। ठीक है, ये मशरूम की तरह हमें दिखता जरूर है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी स्पीसीज हैं उसको हम फंगाई बोलते हैं, या फिर आप फंगस भी जिसको बोलते हो। ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट, फंजाई एंड फंगस। तो फंजाई इस टाइप के होते हैं। तो बहुत से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी इंडिया में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. कितने स्पीसीज हैं? अप्रोक्सीमेटली 90,000 आपके एनिमल स्पीसीज जो हैं। एनिमल्स में अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब आ जाता है, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके बिग एनिमल्स सब आ जाता है इसमें। तो एनिमल्स की कितने स्पीसीज इंडिया में है? 90,000 स्पीसीज हैं, एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर। और बहुत अलग अलग, हम यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं बता पा रहे हैं, बहुत रिच वैरायटी का मतलब है फिश भी जो अवेलेबल है हमारे फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर में। ठीक है, मरीन लाइफ भी बहुत ज्यादा इंडिया में क्या की जाती है? पाई जाती है। ठीक है, so as now you are able to know why India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world, because it has like so many plant species, so many approximately 5,000 flowering plants, non-flowering plants, 90,000 species of animals, etc. So what is natural vegetation? It refers to a plant community which has grown naturally without human aid or human help, and has been left undisturbed by humans for a long time. It is known as natural vegetation. ऐसी plant community जो naturally grow हुई है। ठीक है, जैसे कि आप हिमालयाज के फॉरेस्ट ले लो, ठीक है, या हिल स्टेशंस के फॉरेस्ट ले लो। ठीक है, ऐसी प्लांट कम्युनिटीज जिसको ह्यूमन बींग्स ने ग्रो नहीं किया है, वो नेचुरली ग्रो हुई है, और जिसको बहुत लंबे टाइम तक क्या है, ह्यूमन बींग्स ने डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक है, या फिर ह्यूमन बींग्स ने वहां तक एक्सप्लोर नहीं किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। और इसका एक और नेम है जिसको हम वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, so these natural vegetation, cultivated crops and fruits, orchards form parts of vegetation but not natural vegetation. Now cultivated crops which we grow, crops which farmer grows, or fruits which farmer grows, or orchards हो गए, ये सारे के सारे vegetation के parts हैं, बट नेचुरल वेजिटेशन के पार्ट्स नहीं है। जो हम घर पे अपना टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं, दैट इज वेजिटेशन। ठीक है, सिंपल एक स्मॉल वेजिटेशन इज वो स्मॉल वेजिटेशन है, बट दैट इज नॉट नेचुरल वेजिटेशन। बाय बिकॉज इट इज ग्रोन बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, या फिर उसके ग्रो होने में कौन हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स हेल्प कर रहे हैं। बट इन नेचुरल वेजिटेशन
plants grow naturally without any disturbance of human beings, ठीक है, without any help taken by the human beings. So that is known as natural vegetation. Okay, so and this is also known as virgin vegetation also. Now there are two types of vegetation, ठीक है. First is endemic species and second one is exotic species. Okay, now the virgin vegetation, ठीक है, first of all virgin vegetations कौन से होते हैं, which are purely Indian. The virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic or indigenous species. ऐसी वेजिटेशन, ऐसे नेचुरल वेजिटेशन जो प्योरली इंडियन है, मतलब हमेशा से इंडिया में क्या है वो ग्रो हो रहे हैं, कहीं और से उसको लेकर नहीं आया गया है, या कैसे भी हो सकता है कि कोई प्लांट्स ऐसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ रहा है तो वहां की कोई स्पीसीज है, ठीक है, उसका कोई आप बोल सकते हो बीज या सीड जो है उसने खाया हो, ठीक है, आफ्टर दैट इंडिया में आके उसके फिशेस में वो सीड निकल गया और वहां पे फिर वो ग्रो करने लग गया हो, ठीक है. तो ये नेचुरल वेजिटेशन इंडेमिक नहीं कहलाएगी, इंडिजीनियस नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो प्योरली इंडियन नहीं है, कहीं और से लेकर आया गया है और उसको ग्रो किया गया है यहाँ पे, ठीक है. तो the virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic or indigenous species, and those which have come from outside India are termed as exotic plants. ठीक है, ये देखो ये एक सिसिलियन लिली है, ठीक है, ये एक एल्पाइन है, एल्पाइन और समथिंग लाइक दैट, हाँ एल्पाइन ही है. सो ये एल्पाइन जो है एंडेमिक स्पीसीज का एग्जाम्पल है जो प्योरली इंडियन है. इंडिया में ही इसका क्या है नेचुरली ग्रोन, ये इंडिया में ही नेचुरली ग्रोन हुआ है. बट एक्सोटिक ये सिसिलियन लिली जो आप फोटो देख रहे हो ये कहीं और से लेकर आया गया है, ठीक है, ये इंडिया का नहीं है, यहाँ पे इंडिया में ग्रो नहीं हुआ है, इंडिया में कहीं और से इसको क्या कहीं और किसी की बर्ड के थ्रू या वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या है कुछ सीड्स आ गए हो फ्लावर्स के, तो और यहाँ आके वो ग्रो होने लग गए हैं. ओके, सो दीज आर एंडेमिक स्पीसीज एंड एक्सोटिक स्पीसीज. Endemic species which is purely Indian or exotic species which have come from outside India are known as exotic species. Now next is फ्लोरा एंड फौना. वेरी इजी, पहले आपने बचपन में पढ़ा है, अपनी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है फ्लोरा एंड फौना क्या है. सो फ्लोरा इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, ठीक है. फ्लोरा जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं आपके उसको हम फ्लोरा बोलेंगे. इट इज दिस टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड. प्लांट स्पीसीज को हम फ्लोरा बोलेंगे. फाउना, द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रिफर्ड टू एज फाउना. जो एनिमल स्पीसीज हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फाउना बोलेंगे. सो इट इज क्लियर. फ्लोरा is the term used to denote plants of a particular region and fauna is the term used to denote the species of animals. Okay, now these flora and fauna and India has a huge diversity in flora and fauna kingdom, and it is due to the following factors. And what are these factors? These factors are, first of all, it is relief. Now what is this relief? रिलीफ मतलब जो भी आपका रिलीफ का मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि हाँ ठीक है मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ तो मुझे अब क्या है रेस्ट करना है, रिलीफ करना है. नो, दैट नॉट दैट रिलीफ. रिलीफ मतलब हो गया आपका कोई भी सिंपल टर्म में आप समझ लो, फिजिकल फीचर समझ लो, ठीक है. सो लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल वेजिटेशन पे, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आप तो हम राजस्थान में रह रहे हैं, ठीक है, ड्राई एरिया में रह रहे हैं, तो यहाँ का जो वेजिटेशन है काफी डिफरेंट है एज कंपेयर टू हिमालय के रीजन से, हिमालय के वेजिटेशन से, और या फिर आइलैंड में जो वेजिटेशन हो रही है उससे काफी डिफरेंट है, राइट. सो लैंड
लैंड जो है बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अभी आप फर्दर चैप्टर में पढ़ोगे कि हम कौन कौन से टाइप के प्लांट्स जो हैं या फिर एनिमल्स जो है, कौन से रीजन में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं या कौन सी प्लांट स्पीसीज पाई जाती है। तो लैंड जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, कि लैंड का नेचर कैसा है, ठीक है, फर्टाइल लैंड है, इनफर्टाइल लैंड है, या फिर ड्राई है लैंड, या फिर किस टाइप की लैंड है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सैंड ड्यून्स है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन से वेजिटेशन हो सकती है। ठीक है, बहुत तो आपका क्या बोलते हैं, गीली मिट्टी है यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो कि स्नोफॉल ज्यादा रहता है, तो वहां की लैंड भी डिफरेंट होती है। तो लैंड का जो नेचर है वो भी काफी इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी वेजिटेशन जो है कैसी है। The fertile level is generally devoted to agriculture. Fertile level, ठीक है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है आपका एरिया इंडिया का, उसको फर्टाइल प्लेन्स भी बोलते हैं। क्यों प्लेन बोलते हैं? बिकॉज वहां से आपकी जो रिवर्स हैं वो फ्लो कर रही है, और रिवर्स अपने साथ में ऐसे सेडिमेंट्स लेकर आती है जो वहां के आसपास की जमीन को, लैंड को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है। ठीक है, तो फर्टाइल लैंड को नॉर्मली हम वहां पे हम देखते हैं एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए हमने फर्टाइल लैंड को या फर्टाइल लेवल को हमने डिवोट किया है। The undulating and rough terrains are area where grasslands and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. अब undulating का मतलब क्या होता है? अब अगर मैं हिंदी में वर्ड यूज करूँ तो दैट इज उबड़ खाबड़। ठीक है, द लैंड विच इज अनइवन इज नोन एज undulating। तो ऐसे टेरेंस या फिर ऐसे एरियाज, ठीक है, टेरेंस, ये टेरेंस जो वर्ड है वो लैंड के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो ऐसे टेरेंस और ऐसी लैंड जो काफी रफ है या फिर अनइवन है, वहां पे ग्रासलैंड्स हम देखते हैं कि ग्रासलैंड्स काफी है। ठीक है, एकदम ओनली प्लेन ग्रासेस देखते हैं, या वुडलैंड्स हैं जो शेल्टर करते हैं, जो जहाँ पे वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वहां पे हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज लैंड विच अफेक्ट दिस fauna and flora kingdom। ठीक है, there is a diversity due to this factor. Next is soil. The soil also vary over space. अब अलग अलग टाइप की सॉइल्स है। अब अपने 10th क्लास में जो आप फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ने वाले हो वही है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एंड आफ्टर दैट उसमें आप डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पढ़ोगे। क्लास 8 में भी आपने डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पढ़ी है, बट इतना डीपली नहीं पढ़ा है। सो आप क्लास 10th में सॉइल के बारे में पढ़ोगे कि कितनी अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती है। तो स्पेस, लैंड के अकॉर्डिंग जो सॉइल होती है वो भी क्या है, वेरी करती है, अलग अलग टाइप्स की होती है। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। हमें पता है हमारे यहाँ की जो सॉइल है काफी सैंडी है, तो यहाँ पे ऐसे प्लांट्स ग्रो होते हैं जैसे कि कैक्टस हो गए, या कांटे वाले बुशेस, जो ठीक है, जो कांटे, थॉर्नी बुशेस हैं, कांटे वाले जो आप बोल सकते हो झाड़ बोलते हो जिसको, वो यहाँ पे काफी ग्रो करते हैं। वाइल वेट मार्शी डेल्टिक सॉइल सपोर्ट्स मैंग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन। बट ऐसी जो वेट एरिया है, ठीक है, जो पानी के आसपास का एरिया है, जहाँ की लैंड, जहाँ की सॉइल जो होती है काफी मार्शी सी होती है, वेट सी होती है। ठीक है, या फिर जहाँ पे डेल्टिक सॉइल किसको बोलेंगे, जहाँ पे जो नॉर्मली आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टास है, जहाँ पे रिवर्स का माउथ ओपन होता है, रिवर्स जहाँ से ड्रेन करती है और उसका जो माउथ सी के लिए ओपन होता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो उस रीजन के आसपास की जो सॉइल है उसको हम डेल्टिक सॉइल बोलते हैं। तो ऐसी सॉइल्स क्या है, मैंग्रोव्स को, ठीक है, मैंग्रोव्स अभी हम पढ़ेंगे ये डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन फर्दर चैप्टर में। ठीक है, मैंग्रोव्स को क्या करती है, सपोर्ट करती है, डेल्टिक वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, हमने सुंदरी ट्रीज का भी पढ़ा था ना कि सुंदरी ट्रीज आपके मैंग्रोव्स में है, तो सुंदरी ट्रीज आप यहाँ राजस्थान में नहीं देखोगे, वहां पे ही देखोगे, डेल्टिक रीजन में ही देखोगे।
ओके तो टाइप्स ऑफ सॉइल्स डिपेंड करता है कि वेरी करती है अलग अलग एरिया के लिए, और अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग वाइल्ड लाइफ को या स्पीसीज को सपोर्ट करती है. The hill slopes with some depth of soil have conical trees. Conical from the word itself, cone, आप समझ गए, ऐसे ट्रीज जिसकी जो शेप ऊपर से क्या है, कॉनिकल हो, ऐसे वाले ट्रीज, इनको हम कॉनिकल ट्रीज बोलते हैं. The hill slopes with some depth of soil have conical trees. नॉर्मली हिली एरियाज में, अभी आप जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख चले जाओ, जहां वहां पे हम नॉर्मली ऐसे कॉनिकल वाले जो है, जिनको हम एल्पाइन वेजिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाले ट्रीज हम देखेंगे कि वहां पे बहुत ज्यादा मिलते हैं. ओके, so now next factor is which affect the flora and fauna is climate. Now climate, what is climate? अब under climate हमने पूरा चैप्टर ही क्लाइमेट का पढ़ा है, तो काफी चीजें देखी हमने क्लाइमेट के अंदर. टेम्परेचर हो गया, फोटो पीरियड हो गया, पर्सिपिटेशन हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, अंडर क्लाइमेट ही आता है, ठीक है. क्लाइमेट इनके वजह से जो है इसमें काफी चेंजेस आते हैं. तो टेम्परेचर जो है, हमारा जो वेजिटेशन है, टेम्परेचर के अंदर क्या है, टेम्परेचर ह्यूमिड एयर है, ठीक है, या फिर सॉइल के ह्यूमिड एयर है, या फिर आपकी कोल्ड एयर है, ड्राई एयर है, ठीक है, वो भी क्या है, किसी एरिया की लैंड को या सॉइल को क्या करती है, इफेक्ट करती है, और वहां के वेजिटेशन को इफेक्ट करती है. हिमालयाज और हिल स्टेशंस में, या फिर पेनिनसुलर एरिया जो आपका प्लेट्यू रीजन है, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, वहां पे टेम्परेचर आपको पता है क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, ठीक है. और वो भी क्या है, अलग अलग वेजिटेशंस को, अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशंस को वो क्या करती है, इफेक्ट करती है, उनके ग्रोथ को इफेक्ट करती है. और हमने देखा कि टेम्परेचर हिली एरियाज में जो टेम्परेचर है नॉर्मली डिक्रीज होते हुए देखा है. तो अगर डिक्रीज होते हुए देखा है वहां पे हिली एरियाज में, तो वहां की जो वेजिटेशन होगी, हम वो कैसी वेजिटेशन देखेंगे, वो हम देखेंगे एल्पाइन वेजिटेशन. Now what is this alpine vegetation? Alpine vegetation मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसी वेजिटेशन जहाँ पे जो ट्रीज या फिर हम देखते हैं वो क्या होते हैं, वो इस शेप में होते हैं, कॉनिकल शेप में होती है, उसको उस टाइप की वेजिटेशन को हम अल्पाइन वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है. जो हिली एरियाज में या जिसकी हाइट बहुत अबव है, वैसे एरियाज में जो वेजिटेशन होती है, that type of vegetation is known as alpine vegetation, ठीक है. नाउ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, मतलब कि क्लाइमेट्स में कैसा वहां पे टेम्परेचर कैसा रहता है. और अब जैसे ट्रॉपिकल रीजन जो है आपका, ट्रॉपिकल रीजन में नॉर्मली आपका जो क्लाइमेट है वो 24 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता है, मतलब कि हॉट क्लाइमेट ही हम देखने को मिलता है. सब ट्रॉपिकल रीजन में मॉडरेट सा क्लाइमेट आप समझ लो कि 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है. और अगर टेम्परेट जोन की हम बात करें, ठीक है, जहाँ, तो वहां पे जो टेम्परेचर है आपका 17 डिग्री सेल्सियस, 7 to 17 तक रहता है. और एल्पाइन वेजिटेशन हम नॉर्मली कहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे 7 डिग्री से भी कम का टेम्परेचर रहता है, जैसे लेह लद्दाख वाला एरिया है, हिमाचल का एरिया, वहां पे हम देखते हैं जो वेजिटेशन है वो एल्पाइन वेजिटेशन होती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट फैक्टर अंडर क्लाइमेट इज फोटो पीरियड. फोटो पीरियड का सिंपल मीनिंग है आपका सनलाइट. क्या है, सनलाइट, ठीक है. नाउ अब सनलाइट कितनी वेरिएशंस इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस. एज यू ऑल नो, इट इज ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ लैटिट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स, सीजन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, ठीक है. सो अगर जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे जो सनलाइट की ड्यूरेशन ज्यादा है, वहां पे ट्रीज जो है ज्यादा ग्रो करते हैं, फास्टर ग्रो करते हैं, ठीक है, जल्दी ग्रो करते हैं. क्यों? क्योंकि प्लांट्स को जो है, सनलाइट जो है प्लांट्स का सबसे बहुत जरूरी होता है प्लांट्स के लिए,
ठीक है। तो उनको अपना फूड बनाने के लिए, उनको अपना उन्हें ग्रो करने के लिए सनलाइट जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे सनलाइट ज्यादा पहुंचती है, ठीक है, तो समर्स में वहां पे प्लांट्स भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कुछ जो आपके प्लांट स्पीसीज हैं वो समर्स में ही ग्रो कर पाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डे, और बिकॉज जो सनलाइट है उनके पास ज्यादा पहुंच रही है। नाउ नेक्स्ट इज पर्सिपिटेशन, ठीक है। रेनफॉल हो गया, स्नो हो गया, स्नोफॉल हो गया, हेलिंग हो गई, स्लीटिंग हो गई, ये सब पर्सिपिटेशन में आता है। क्या होता है? जब एयर के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, ठीक है, और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स बन के, ठीक है, एक क्लाउड का फॉर्म ले लेते हैं। फिर वो क्लाउड जब हैवी होने लग जाते हैं तो पर्सिपिटेट करता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से वापस से फॉल करते हैं आपके लैंड में, ठीक है, लैंड सरफेस पे। तो वो किस रेन के थ्रू भी कर सकते हैं, स्नो फॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, हेलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर स्लीटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज पर्सिपिटेशन। सो इंडिया में हम देखते हैं रेनफॉल कब तक आता है, अर्ली जून से स्टार्ट होता है, सितंबर तक खत्म हो जाता है, उसके बाद रिट्रीटिंग मॉनसून्स भी आते हैं। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे रेनफॉल्स ज्यादा है, ठीक है, आपका सेवन सिस्टर असम मेघालय वाला एरिया, वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट डायरेक्शन है वो एरिया, वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां की जो वेजिटेशन है काफी डेंस वेजिटेशन होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द एरियाज ऑफ द लेस रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल कम है। जैसे ये इंडिया का नॉर्थ, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बारिश भी ज्यादा हुई है। आप सेवन सिस्टर्स में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह जाओ, वहां पे भी जो वेजिटेशन होगी हमें काफी डेंस मिलेगी एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो रेनफॉल, ये तीनों फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी वेजिटेशन पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना पे, कि कहाँ वहां पे वहां का फ्लोरा एंड फौना कैसा है, वाइल्ड लाइफ ज्यादा रेनफॉल को सपोर्ट कर पा रही है, एनिमल्स, या फिर वो वहां पे रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या करती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है किसी भी प्लेस के फ्लोरा एंड फौना को, ठीक है। So class, this is all about today. Now in our next class we are going to start with the next topic, that is ecosystem. Please go through these topics, and you can approach to me if you face any kind of problem. Thank you so much for joining the class.